अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत आज लखनऊ के होटल अग्निकांड से। यूपी की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मौजूद एक होटल में आग लगी, जिसकी सूचना मिलते ही फौरन फायर ब्रिगेड, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने वहां पर मोर्चा संभाल लिया, जिनकी मदद से 15 लोगों को सही सलामत बचा लिया गया, जबकि बताया जा रहा है कि 4 लोगों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। कुछ घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनका हालचाल जानने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे। आरोप लग रहा है कि आग लगने के बाद होटल में लगा फायर अलार्म नहीं बजा और न ही स्टाफ की ओर से आग लगने की कोई सूचना होटल में रुके हुए लोगों को दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। धुएं से घिरा होटल और होटल में फंसे लोगों को जान पर खेलकर बचाते हुए फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ के जवान। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें लखनऊ से आई हैं, जहां होटल लेवाना में ठहरे हुए लोगों की जब सुबह आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को आग और धुएं से घिरा हुआ पाया। कोई कुछ समझ पाता है इससे पहले ही धुएं ने होटल की पूरी बिल्डिंग को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आग लगने की सूचना फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जो बिना वक्त गवाए मौके पर पहुंचे और होटल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। ये ऑपरेशन और ये धुआं बता रहा है कि कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। अब ये यहाँ होटल के एंड से हुई है कि उनके पुख्ता इंतजाम फायर को लेकर नहीं थे या फायर टीम देर से पहुंची और हमें क्योंकि यहाँ बाहर रह के रिपोर्ट करने में धुएं की वजह से दिक्कत है। तो आप अंदाजा लगाइए जो व्यक्ति अंदर फंसे होंगे उनके लिए कितना बड़ा टास्क होगा। वो जब रात में सो रहे होंगे, सुबह होते एकदम से घटना हुई, क्योंकि इस तरह के होटल में आके कोई इस तरह की घटना एक्सपेक्ट नहीं करता है। लेकिन होटल से उठ रहे धुएं ने रेस्क्यू टीम की राह मुश्किल कर दी। हालांकि इन लोगों ने फिर भी हार नहीं मानी और आग और धुएं से निपटने के लिए होटल की दीवारों को जेसीबी मशीनों से तोड़ा गया, जबकि खिड़कियों में लगे शीशे को हथौड़े से तोड़ने का काम शुरू किया गया, ताकि होटल के अंदर लोगों का दम घोट रहे धुएं को बाहर निकलने का रास्ता मिल सके और लोगों को भी बाहर निकाला जा सके। रेस्क्यू टीम की ये तरकीब काम आई और जल्दी ही अंदर फंसे लोगों को एक एक करके बाहर निकालना शुरू किया गया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद लखनऊ के डीएम और कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को बचाने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। 18 कमरों में लोग ठहरे हुए थे रात में और उसमें 35 से 40 के बीच में लोग रहे होंगे, ऐसी संभावना है। अभी पूरे दस्तावेज नहीं मिल पाए हैं और 8 लोगों में से एक व्यक्ति को जिसे माइनर प्रॉब्लम हुई थी उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। 7 लोग अभी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और उन 7 लोगों में किसी को बर्न इंजरीज नहीं है। शुरुआती तफ्तीश में यह आशंका जताई जा रही है कि होटल में आग किचन से फैली, लेकिन आरोप लग रहा है कि आग लगने के बाद होटल में लगा फायर अलार्म नहीं बजा और न ही स्टाफ ने आग लगने की सूचना होटल में ठहरे हुए लोगों को दी, जिसकी वजह से वहां रुके हुए लोगों को आग लगने की भनक तक नहीं लगी। फायर ब्रिगेड कितनी देर में आई? 7:30 बजे आपको बता रहे धुआं आपको फील हुआ? हाँ, सो रहे थे। हाँ, सो रहे थे हम लोग, धुएं से ही हमारी आंख खुली है। और फायर ब्रिगेड कितनी देर में? कहीं कोई नहीं बजा, जैसे होटल में अलार्म बजता है वो नहीं बजा, नहीं समझे? कोई अलार्म नहीं बजा? फायर नहीं, कुछ नहीं। फायर ब्रिगेड ने आके ना फिर अपने, चूंकि चारों तरफ से सील है ना होटल, तो बेचारों ने शीशे विशे तोड़े हैं। फायर ब्रिगेड कितनी देर में आई? 10 से 15 मिनट हम लोग बाहर आके खड़े हुए, इतने में फायर ब्रिगेड आ गई। कुछ लोग इधर सेकंड फ्लोर से हाथ बाहर निकाल के काफी चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ बचाओ, कि बहुत बुरा मंजर था। हमने देखा है सामने सफोकेशन हो रहा था, बहुत ज्यादा सफोकेशन था। फायर अलार्म बजा था? नहीं बजा था, ना फायर अलार्म बजा, ना इनका फायर फाइटिंग का कुछ भी चला, कुछ भी इक्विपमेंट, ना स्टाफ ने फोन करके जगाया, ना स्टाफ ने कुछ बताया। जो मतलब ईश्वर के भरोसे थे, जो ईश्वर ने बचा लिया। आँख खुली खुद से सफोकेशन के कारण आँख खुली, खुद से नीचे आए। इस भीषण अग्निकांड से बचाए गए लोगों को एम्बुलेंस की मदद से फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। इन लोगों का हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अस्पताल पहुंचे।
8 यहाँ पर है जो लाइनें जिनको की स्टेबल है उनको बहुत ज़्यादा बंद नहीं है। ज़्यादातर कोशिश है इनको कार्बन मोनोऑक्साइड जो कार्बन ज़्यादा इंजीनियरिंग कर लिया उसको जो प्रॉब्लम है वो स्टेबल है, ठीक है। सर प्रेमा फसाई डेथ का कारण क्या सफोकेशन है, क्या लग रहा है? नहीं, ये तो पूरा डिटेल जांच करने के बाद बताया जाएगा, लेकिन ब्रॉड डेट है कि पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा। लखनऊ के जिस लेवाना होटल में आग लगी वो शहर के वीआईपी इलाके हजरतगंज में मौजूद है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि वहां आग लगी कैसे। होटल लेवाना में आग पर काबू पाने के बाद उसके सभी फ्लोर को चेक किया गया और होटल को भी सील कर दिया गया है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में फंसने के बाद लोगों को अपनी जान बचाने के लिए क्या जरूरी कदम उठाने चाहिए, तो इसका जवाब दे रहे हैं फायर ऑफिसर मदन सिंह। लखनऊ में अग्निकांड हुआ है, पर ऐसी चीजें फिर रिपीट ना हो और लोग कैसे बचें, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के फायर ऑफिसर मदन सिंह। मदन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि प्रिकॉशनरी मेजर, अगर कोई फंस गया है किसी बिल्डिंग में और वहां पर आग लग गई है, तो उससे बचने के लिए जो फंसे लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? जो लोग फंसे होते हैं उनको सच में पहले तो जानकारी नहीं होती, तो उनको कमरे के अंदर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो स्मोक का लीकेज है उसको बंद करके रखना चाहिए। उससे क्या होगा कि जब तक उनको हेल्प मिल पाएगी उनको निकाल लिया जाएगा। अगर दरवाज़ा खोल दिया तो जो स्मोक है वो कमरे में भी चला जाता है, फिर उनके बचने के चांस का समय कम हो जाता है। तो पहला आवश्यकता यही है कि अगर कहीं अंदेशा हो जाए तो उसमें फिर हमको दरवाज़ा खोलना नहीं चाहिए। यदि ऐसा लगे कि हमारे चैम्बर में आग लग चुकी है, दरवाजे को बंद करके क्लोज कर लो। इसके बाद फ़ोन से अन्य साधनों से बात करो कि क्या कोई सहायता मिल रही है। अगर सहायता मिल जाती है तब खोलने की जरूरत है। पहले खोल के निकलेंगे तब फंस जाएंगे, वैसा ही ज़्यादातर हुआ। और क्या मेजर्स हैं जो लोग ले सकते हैं अगर फंसे हैं अंदर? तो फंसे हैं तो फिर अगर निकलते हैं तो निकलने के बाद उनको खड़े होकर नहीं चलना चाहिए, हमेशा रेंग के चलें। अच्छा। तो वो काफ़ी देर तक सर्वाइव करके रास्ते को पा सकते हैं। रेंग कर किस रास्ते से निकलना चाहिए? रेंग कर रास्ता वहाँ इंडिकेट होता है, लेकिन धुएं में कम पता चलता है। आप कहीं भी उसको टटोल के हुए निकलेंगे तो जो स्टेयर केस है वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। और कुछ आप बताएंगे जो लोग कर सकते हैं चीज़ें बचने के लिए? बचने के लिए तो एट रैंडम वही करना है। इसके पहले के बचने के साधन तो बहुत सारे हैं, आग न लगे, लेकिन लगने के बाद की सावधानियां हमें यही हैं कि अगर दो चीज़ करेंगे तो काफ़ी देर तक हमें वो सहूलियत मिलेगी और सर्वाइव करने के चांस ज़्यादा है। लखनऊ होटल अग्निकांड में जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं। ऐसे में मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए एक कमेटी बना दी है और भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार ने जरूरी कदम उठाने का ऐलान किया है। घटना की हम कुछ स्तरीय जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा लापरवाही का उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और पूरे प्रदेश में इस बात की एडवाइजरी अभी हम जारी कर रहे हैं, जितने भी इस प्रकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं, जितने भी होटल्स हैं या जहां पर भीड़ भाड़ अधिक रहती लोग आते जाते हैं, वहां पर इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसके लिए हम एडवाइजरी जारी करेंगे। और यदि कहीं इस प्रकार की लापरवाही पाई जाएगी तो हम कड़ी कार्रवाई करने से नहीं हिचकेंगे। इस भीषण अग्निकांड में बचाए गए लोगों का इलाज चल रहा है और अब वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। इनमें कुछ होटल लेवाना के स्टाफ भी हैं, जिनसे बात की हमारे संवाददाता संतोष कुमार ने। सर, आपका क्या नाम है, कब रुके थे, क्या हुआ? मेरा नाम अंश कौशिक है और मैं कल रात 12:30 बजे होटल चेक इन किया था। मैं 3rd फ्लोर पे था। आप अकेले थे और भी उस साथ में फैमिली थी? नहीं, मैं ऑफिशियल काम से आया हूँ, तो मेरी टीम के काफी लोग मेरे साथ ठहरे हुए थे, सभी लोग सुरक्षित हैं जी। तो क्या हुआ आज, कैसे सुबह क्या पता चला, कैसे हुआ? 8:15 बजे मेरी आंख खुली तो पूरे कमरे में सिर्फ धुआं ही धुआं भरा हुआ था। किसी तरीके से बालकनी का शीशा तोड़कर बाहर निकले और जो बालकनी के साइड में एज होती है वहाँ पे खड़े होकर किसी तरह जान बचाई। कब रुकी थी आप? मैं होटल में ही रुकी हुई थी। अच्छा। हाँ जी, आज सोए हुए थे, नींद में थे। होटल में पूरा रूम में आग भरा हुआ था, क्या बताऊं। और उसके बाद जब मतलब एक होते ना, आप सोए हुए हो, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो जैसे ही हम उठे तो देख रहे हैं पूरे होटल में ना रूम में आग लगी हुई है।
तो गेट खोला, गेट खोलने के बाद पता चल रहा है कि पूरा धुआं धुआं भरा हुआ है। पहले तो मुझे लगा कि वो मच्छर मारने वाली दवाई छीटी गई है, बट बाद में बाहर से शोर आ रहा था काफी, तो उठी। 3rd फ्लोर पे पूरा रूम धुआं धुआं था। कैसे बचे वहां से? तो खिड़की से वो तोड़ा, ठीक है, बालकनी में गए। बालकनी में जाने के बाद फिर 15-20 मिनट बाद फायर ब्रिगेड वाले आए, उन्होंने बचाया, वो तोड़ा हमने आगे का। ये हमारे साथ होटल लेवाना का स्टाफ है। क्या आज कितने बजे की घटना है, कहाँ पे ज्यादा आग लगी? ये लमसम 7 बजे की घटना है। 7 बजे हम लोग ड्यूटी पे भी नहीं आए थे, तो हमें जैसा गया हम लोग वैसे ही हम लोग को पता चला 7 बजे आग लगे, तो हम लोग 8 बजे ड्यूटी पे आए। तो 8 बजे सब कुछ मतलब कि हम लोग को अंदर जाने ही नहीं दिया गया, तो हमें इसके बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन। और अब बात बारिश, बाढ़ और रेस्क्यू ऑपरेशन की। उत्तर भारत के बाद अब हम दक्षिण भारत की बात करें तो भारत के राज्यों में हो रही भारी बारिश से हालात काफी ज्यादा खराब है, खासकर कर्नाटक में, जहां भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राजधानी बेंगलुरु में जगह जगह जल जमाव की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ हुई, लोगों को दफ्तर जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कुछ इलाकों में तो सड़कों पर गाड़ियों के डूबने की नौबत तक आ गई। इन हालात से निपटने के लिए सरकारी एजेंसियां पूरी ताकत से जुटी हुई हैं। मौसम विभाग ने 9 सितंबर तक कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना जताई है। बाढ़ जैसे हालात के बीच कहीं स्कूल बस को धक्का देकर निकालते लोग, कहीं पानी से भरी सड़कों पर जाम से जूझते लोग, तो कहीं कॉलोनी की गलियों में नाव चलाते लोग। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र के किसी शहर की नहीं, बल्कि आईटी हब के नाम से मशहूर कर्नाटक के बेंगलुरु शहर की है, जहां बादल इस कदर बरसे कि पूरा शहर ही पानी पानी हो गया। क्या दुकान, क्या मकान, क्या शोरूम और क्या स्कूल, हर जगह बारिश के पानी की मौजूदगी ने आम जनजीवन को खासा प्रभावित किया। बेंगलुरु की जिन सड़कों पर आम दिनों में गाड़ियां फर्राटा भरती नजर आती थी, उन सड़कों पर कार, बस, बाइक और ट्रक का चलना मुश्किल हो गया है। जगह जगह जाम और जाम से जूझते लोग। शहर के कुछ इलाकों में तो लोग घुटनों तक पानी से होकर गुजरने को मजबूर नजर आए। एक हफ्ते में दूसरी बार बेंगलुरु में ऐसी स्थिति बनी है, जिसकी वजह से लोगों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन तक को निशाने पर ले लिया। अभी यहाँ का मामला कैसा है सर? हर बार जब भी बारिश होता है यहाँ पे पानी भर जाता है, घर के अंदर घुसता है, मंदिर के अंदर घुसता है, रोड के गली गली के अंदर घुसता है। सर कैसा सिचुएशन है सर आपका? ये सिचुएशन देखो, 1-2-3 साल से बहुत हमारा सिचुएशन बहुत खराब है, हालत खराब है। अभी हर लोग घर खाली करके जा रहे हैं। यहाँ पे आने के लिए डरते हैं लोग। ये साई लेआउट में आने के लिए लोग डरते हैं। क्यों बोले तो बच्चों का जिंदगी भारी है, बच्चों का और बूढ़ों का जिंदगी भारी है हम लोगों को। क्यों बोले तो यहाँ का चीज जो है, कोई भी आश्वासन देता है, आता है नहीं, देखता भी नहीं, इसको कुछ भी परिहार करता ही नहीं है। हम क्या करें बोलो, कितना बोल के रिक्वेस्ट करें? हम यही रिक्वेस्ट करते हैं हमारे गवर्नमेंट को या जो भी है, कॉर्पोरेटर को, कॉर्पोरेशन पीपल को, BWSSB को, सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ हल करके हमारा ये परिहार करने से एटलीस्ट हम नहीं रहा तो हमारा बच्चे तो जीने दो। शहर के निचले इलाकों में जो हालात नजर आ रहे हैं, कमोबेश वही हालात VIP इलाकों में भी नजर आए। इन हालातों को देखते हुए लोगों को बचाने के लिए NDRF की टीमों को मोर्चे पर लगाना पड़ा, जिन्होंने नावों की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। ये सिचुएशन कभी नहीं हुआ था, 15 साल में कभी नहीं हुआ था। अभी नया 3-4 महीने से ये पूरा प्रॉब्लम फेसिंग हो रहा है। जितना भी बड़ा बेंगलुरु हो रहा है उतना भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अनसाइंटिफिक प्लानिंग है, अनसाइंटिफिक वाटर फ्लोइंग है। यहाँ पे देख सकते हैं ये साई मंदिर है हुरमाओं में, यहाँ पे भी पानी भर चुका है और हर एक घर के अंदर भी पानी भर चुका था। जब सवेरे 2 बजे और 3 बजे तक आपको देख सकते हैं नी के लेवल के तब आ चुका था पानी। इस बारिश में IT कंपनियों की भी अच्छी खासी चपत लगाई। बताया जा रहा है कि अकेले 30 अगस्त की बारिश की वजह से कर्मचारियों के लेट पहुंचने से IT कंपनियों को करीब 225 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, जिसे लेकर अब IT कंपनियों ने CM बसवराव मुंबई से मदद की गुहार लगाई है। Due to the recent floods which happened in front of EcoSpace, many companies had to face a lot of issues and challenges, and had to undergo a lot of changes in their business continuity plans.
बेंगलुरु में बाढ़ जैसे हालात के लिए पानी निकासी का सही इंतजाम नहीं होना, नाले और नालियों पर अतिक्रमण और वक्त पर इनकी सफाई नहीं होने को अहम माना जा रहा है। रात के बारिश के वजह से आधा का बेंगलुरु बारिश के पानी में डूब गया है। यहाँ पे देख सकते हैं होरमाहू जगह पे है, जहां पे बारिश के वजह से हर गली, हर घर और हर रास्ता बारिश के पानी के वजह से पूरा फ्लडिंग जैसा सिचुएशन हो चुका है। और ये कुछ नया नहीं है, यहाँ इलाकों के वालों के अनुसार ये हर बार जब भी बारिश आता है ऐसा ही फ्लडिंग होता है। मौसम विभाग ने 9 सितंबर तक कर्नाटक में भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। खासकर शिवमोगा, उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, उडुपी और चिकमंगलूर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। दक्षिण भारत का बेंगलुरु अकेला ऐसा शहर नहीं जहां बाढ़ जैसे हालात लोगों को परेशान कर रहे हैं। पिछले साल नवंबर महीने में हुई बेमौसम बारिश से तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी भारी बारिश से हालात काफी बिगड़ गए थे और अब ऐसा ही हाल बेंगलुरु का है। बेंगलुरु से सगय राज, गुड न्यूज टुडे। और अब आज सारस मिस्त्री से जुड़े सड़क हादसे की महाराष्ट्र पुलिस की शुरुआती जांच में एक बात साफ हो चुकी है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन सारस मिस्त्री और केपीएमजी के डायरेक्टर जहांगीर दिनशा पंडोले की मौत सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से हुई। दोनों ही मर्सिडीज की पिछली सीट पर बैठे हुए थे, जबकि फ्रंट सीट पर डॉक्टर अनाथा पंडोले और उनके पति दारस पंडोले बैठे हुए थे और दोनों की ही जान सीट बेल्ट लगाने की वजह से बच गई, क्योंकि मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर पुल की रेलिंग से टकराते ही आगे के दोनों एयरबैग्स समय पर खुल गए और जिसकी वजह से अनाथा और दारस गाड़ी के डैशबोर्ड से टकराने से बच गए, जबकि पिछली सीट पर बैठे सारस और जहांगीर गाड़ी की अगली सीट से टकरा गए, जिसकी वजह से दोनों के सर और रीढ़ में गंभीर चोटें आई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जबकि सारस की मर्सिडीज बेंज GLC 220D मॉडल की यात्री सुरक्षा के लिए 7 एयरबैग्स थे। 4 लोगों की जिंदगी बचाने के लिए काफी होता है, लेकिन हादसे के बाद 2 ही लोगों की जान बच पाई। आमतौर पर भारत में 4 पहिया वाहनों में सफर करने वाले लोगों का मानना यही है कि अगली सीट पर बैठने वाले लोगों को ही ज्यादा खतरा होता है। ऐसे में उनके लिए ही सीट बेल्ट ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन सारस मिस्त्री के साथ हुए इस हादसे से साफ हो गया है कि पीछे बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट उतनी ही जरूरी है जितनी कि आगे बैठे लोगों के लिए है, ताकि अगर गाड़ी टकराए तो सीट बेल्ट लगी होने की वजह से वक्त पर एयरबैग्स खुल जाएं और पैसेंजर की जान बच सके। उद्योगपति सारस मिस्त्री की मौत के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गाड़ियों की पिछली सीट पर लोग अपनी सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? पिछली सीट पर बेल्ट के इस्तेमाल को लेकर कोई नियम है या फिर नहीं? अगर नियम है तो उसका पालन नहीं करने पर क्या सजा है, क्या प्रावधान है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आज हम खोजेंगे। दरअसल केंद्रीय मोटर वाहन नियमों की धारा 138(3) में पीछे के यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना जरूरी है। अगर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठने वाला यात्री ऐसा नहीं करता है तो फिर नियमों के उल्लंघन पर 1000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है, क्योंकि यातायात नियम के मुताबिक 4 पहिया वाहन में बिना सीट बेल्ट लगाए सफर करना दंडनीय अपराध है। हालांकि नियम होने के बावजूद देश में करीब 90% यात्री सीट बेल्ट लगाना जरूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि उनमें जागरूकता की भी कमी है। जबकि पीछे की सीट पर भी बेल्ट लगाने की आदत को अमल में लाने से उनकी जान बचाई जा सकती है। जबकि दुनिया भर में होने वाले तमाम क्रैश टेस्ट ये साबित कर चुके हैं कि पिछली सीट पर बैठने वाले पैसेंजर के लिए भी सीट बेल्ट उतनी ही जरूरी है जितनी कि आगे बैठे यात्रियों के लिए होती है। सच वैसे ये भी है कि भारत में ज्यादातर लोग पुलिस की तरफ से लगाए गए चालान के डर से ही सीट बेल्ट लगाते हैं, न कि अपनी सुरक्षा को लेकर। जबकि सच्चाई ये है कि हादसों से जुड़े ज्यादातर मामलों में पीछे बैठे पैसेंजर्स को ही ज्यादा नुकसान होता है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिसर्च भी बताती है 2 बातें। पहली ये कि गाड़ी में पीछे की सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने से मौत की आशंका 25% तक कम हो जाती है, जबकि घायल होने की भी आशंका 75% तक कम होती है। दरअसल हादसे की हालत में पीछे की सीट पर बिना बेल्ट के बैठे यात्रियों को आगे की सीट से टकराने का खतरा रहता है। अगली सीट का हेडरेस्ट
सर पर गहरी चोट की वजह बन सकता है और कई बार रीढ़ की हड्डियां भी टूटने का खतरा पैदा हो जाता है, जैसे कि उद्योगपति सारस मिस्त्री और केबीएमजी के डायरेक्टर जहांगीर दंजा पंडोले के साथ हुआ है। महिला चालक डॉक्टर अनायता पंडोले की तरफ से ओवर स्पीडिंग के दौरान ही दोनों की सीट बेल्ट लगी होती है तो शायद उन दोनों की जिंदगी बचाई जा सकती थी। जाके मतलब जाके उठ के उधर से देखा तो गाड़ी उधर डिवा वाटर को टक्कर मार के खड़ी है। तो जाके देखा तो पीछे के दो आदमी बेहोश पड़े थे और आगे का उसमें जान थी तो थोड़ी हिला रहे थे वो लोग। तो बाद में हम लोग तो 3 आदमी थे, तो हम लोग रुके थोड़ा टाइम। बाद में इधर उधर से आदमी आए, जब भी वो निकालने को लिए थे तो जब तक ये फोन भी किया आदमी जमे वहीं से, तो एम्बुलेंस आई टोल नाके की। जब भी निकालने को लिए 2 आदमी निकाले और 2 आदमी को एम्बुलेंस में भर के कासा लेके गए और 2 आदमी आगे वाले फंसे थे ना, तो सीट खींच के दोनों भी निकाले और बाहर रख दिए। अगर कोई शख्स गाड़ी में सफर के दौरान सीट बेल्ट नहीं लगाता तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। गाड़ी में चाहे कितने ही एयरबैग्स क्यों ना हो, आपकी जान जा सकती है। ज्यादातर लोगों को यह बात पता है, लेकिन फिर भी लापरवाही बरतते हैं, जबकि पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट की अनिवार्यता हो चुकी है। ऐसा कब से है, जानने की कोशिश करते हैं यातायात विशेषज्ञ अनुराग कुलश्रेष्ठ से। अनुराग जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो पीछे बैठता है उसे सीट बेल्ट पहनना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है या फिर कानून में कोई प्रावधान? एक्चुअली हमारे हिंदुस्तान के संविधान में, जैसे कि आपने देखा होगा कि 2019 में गडकरी जी ने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कुछ प्रावधान किए थे जी। और उस प्रावधान में बहुत क्लियर था कि ड्राइवर के साथ में जितने भी पैसेंजर्स हैं गाड़ी में उनको भी सीट बेल्ट लगाना है। अगर हम सीट बेल्ट की बात कर रहे हैं तो ये तो हम सभी जानते हैं कि आगे की यानी ड्राइवर के साथ उसके बगल वाली सीट पर सीट बेल्ट जरूरी है और अक्सर चालान भी करता है। पीछे की सीट पर अभी तक देखा गया है कि न ही पुलिस कोई चालान करती है और न ही पीछे की सीट पर अमूमन बैठने वाले लोग ऐसा करते हैं कि वो सीट बेल्ट लगाएं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कानूनी तौर पर? कानूनी प्रावधान ये है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई एक्ट बना दिया तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, स्पेशली मोटर व्हीकल एक्ट के केस में, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लोकल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर छोड़ा गया है कि वो इसको कितने लेवल तक किस रूप में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और अक्सर देखा गया है चाहे कोई भी प्रावधान हो, स्पेशली मोटर व्हीकल एक्ट का, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा छूट देती हैं। और छूट देने के पीछे एक मुख्य कारण ये भी है कि जो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की जो संख्या है हमारे देश में बहुत कम है। कुछ जो मेन मेट्रोज और बी क्लास सिटीज हैं वहां पर ही सिर्फ पुलिस देखने को मिलेगी, ट्रैफिक पुलिस। अदरवाइज रेस्ट एरियाज में वो ट्रैफिक पुलिस का नामो निशान भी नहीं होता। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 4 मिनट में सड़क हादसे में एक शख्स की जान जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट ये बताती है कि साल 2021 में देश भर में 4,03,000 से ज्यादा सड़क हादसे हुए, जिनमें 1,55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यानी कि हर दिन 426 से ज्यादा लोगों की जान सड़क हादसों में चली जाती है। और इस हिसाब से अगर हम हर घंटे की बात करें तो करीब 18 लोगों की सड़क हादसों में जान जाती है और इन मौतों के लिए ओवर स्पीडिंग को जिम्मेदार माना जाता है। सड़क हादसे के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सरकार भी सड़क यातायात को सुरक्षित बनाने में जुटी है और यही वजह है कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 4 पहिया वाहनों में 2 एयरबैग्स अनिवार्य कर दिया। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान भी नितिन गडकरी ने कार की पिछली सीट पर एयरबैग्स के आइडिया पर विचार करने की बात कही थी, ताकि 4 पहिया वाहनों से यात्रा करने वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके। एयरबैग गुब्बारे जैसी चीज होती है जो कि वाहन दुर्घटना होने पर ड्राइवर और उसकी बाईं ओर बैठे पैसेंजर के लिए अहम सुरक्षा उपकरण की तरह ही काम करता है। वाहन की जोरदार भिड़ंत होने पर एयरबैग बाहर निकल आता है, यानी अपने आप खुल जाते हैं और ड्राइवर आगे की ओर टकराने से बच जाता है। आगे बढ़ते बात रूसी युद्धाभ्यास की, जो वो शोक में चल रहा है, जिस पर अमेरिका ने आपत्ति जताई है। अमेरिका की आपत्ति रूस के साथ भारत के इसमें हिस्सा लेने को लेकर है। यूक्रेन युद्ध का हवाला देते हुए अमेरिका ने भारत के हिस्सा लेने पर आपत्ति जताई है और इस अभ्यास में रूस, चीन, बेलारूस, मंगोलिया और तजाकिस्तान हिस्सा ले रहे हैं।
रूस की धरती पर भारतीय सेना का दमखम। वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास में हिंदुस्तानी सैनिकों का शौर्य और पराक्रम। ये युद्धाभ्यास सैनिक ताकत की नुमाइश नहीं बल्कि सामरिक तौर पर खुद को तैयार रखने की कवायद है। ये सैन्य अभ्यास रूस के सुदूर पूर्वी छोर पर चल रहा है, जिसमें रूस और चीन बड़े पैमाने पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सैन्य अभ्यास में 14 देशों के 50,000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। युद्धाभ्यास में 5,000 सैन्य उपकरण, 140 लड़ाकू विमान, 60 युद्धपोत और कई जहाजों को शामिल किया गया है। आमतौर पर केवल और केवल छोटा मिलिट्री कंपोनेंट भेजता है। इस एक्सरसाइज में 7-8 गुरखा राइफल्स के जवानों को भेजा है और इस एक्सरसाइज में हिंदुस्तान के अलावा रशिया और चाइना और कई और देशों के खासकर के सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के उसमें हिस्सा लेते हैं। और ये एक्सरसाइज जो है एक एनुअल एक्सरसाइज है जो पिछले अनेकों साल से चल रही है और हिंदुस्तान की फौजें इसमें हिस्सा लेती हैं बिल्कुल उसी माफिक जैसे कि वो जॉइंट एक्सरसाइज करता है अमेरिका के साथ में और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। इस अभ्यास के दौरान सेनाएं संयुक्त रूप से कई विशेष ऑपरेशन की तैयारी कर रही हैं। इस दौरान योजना बनाना और उसे अंजाम देने तक का अभ्यास शामिल है। वोस्तोक 2022 युद्धाभ्यास के दौरान भारत, चीन, रूस जैसे देश एक दूसरे की सैन्य ट्रेनिंग के साथ ही युद्ध के बदलते तरीकों को साझा करेंगे। इस युद्धाभ्यास के लिए कई देशों के हजारों सैनिक, टैंक, लड़ाकू विमान वोस्तोक पहुंच चुके हैं। इस युद्धाभ्यास का मकसद बदलते दौर में युद्ध के बदलते तरीके और एक दूसरे के साथ रणनीति को साझा करना है। यह अभ्यास ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के 7 प्रशिक्षण मैदानों पर ओखोत्सक सागर में और जापान सागर के समुद्री और तटीय क्षेत्रों में किया जा रहा है। हालांकि रूस और चीन के इस शक्ति प्रदर्शन से पश्चिमी देश चिंतित हैं। व्हाइट हाउस ने मिलिट्री ड्रिल पर चिंता जाहिर की है और कहा है कि किसी भी देश का रूस के साथ अभ्यास करना अमेरिका के लिए चिंताजनक है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ बेवजह युद्ध छेड़ा हुआ है। हिंदुस्तान के अच्छे रिश्ते नाते हैं स्ट्रेटेजिक तौर पे रशिया के साथ भी और अमेरिका के साथ भी, और वो नहीं चाहता कि रशिया जो है किसी भी हालत में हिंदुस्तान को मिसअंडरस्टैंड करे। साथ ही साथ हिंदुस्तान को मौका मिलता है खुद देखने के लिए, पहचानने के लिए कि चाइना की टेक्नोलॉजी और काबिलियत किस माफिक है वीज़ा-वी एयर ट्रूप्स। गलवान में तो हमने देख लिया कि चाइना जो है मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। उनके पास केवल और केवल ये कहा है कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, लेकिन वास्तव में व्हेन इट कम्स डाउन टू परफॉर्मेंस या युद्ध, वो उस माफी की काबिलियत नहीं दर्शा सके जिसका वो वर्णन करते हैं। हालांकि इस युद्धाभ्यास में भारत का मकसद साफ है। भारतीय सेना के लिए ये दूसरे देशों की ताकत और सेना की रणनीति को करीब से जानने समझने का मौका है। ऐसे युद्धाभ्यास के जरिए सेना दुश्मनों के खिलाफ खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर रही है। 1 सप्ताह तक चलने वाला वोस्तोक युद्धाभ्यास जापान सागर और अन्य इलाकों में चल रहा है। ऐसे में जापान का रक्षा मंत्रालय लगातार इस अभ्यास की निगरानी कर रहा है। जापान की तरफ से भी रूस के नौसैनिक अभ्यास का कड़ा विरोध जताया जा रहा है। इस क्षेत्र में जापान और रूस के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह है जापान की उत्तरी सीमा के पास मौजूद कुरिल द्वीप समूह। कुरिल द्वीप समूह जापान के होक्काइडो द्वीप से रूस के कामचटका प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे तक फैला हुआ है। कुरिल द्वीप समूह ओखोत्सक सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से अलग करता है। कुरिल द्वीप समूह पर दावेदारी को लेकर जापान और रूस के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। जापान भारत का दोस्त है, दोनों क्वाड संगठन के सदस्य हैं और यही वजह है कि भारतीय नौसेना ने इस युद्धाभ्यास से किनारा कर लिया है। हिंदुस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं जापान के साथ, एक किस्म से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं
और जापान और हिंदुस्तान कोड के बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम हिस्सा है। हिंदुस्तान नहीं चाहता किसी भी प्रकार से वो जापानीज सेंसिटिविटी को चोट पहुंचाए, और ताकि जापानीज सेंसिटिविटी को निगाह के रखते हुए तो ये एक्सरसाइज जो है नदर्न एरियाज में हो रही है, कोराइल आइलैंड के पार्ट्स जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन रशिया एंड जापान, और हिंदुस्तान किसी प्रकार से मैसेज नहीं देना चाहता कि वो किसी प्रकार की पक्षपाती करना चाहता है, और ना ही वो जापान की सेंसिटिविटी को चोट पहुंचाना चाहता है। भारत का मकसद हमेशा से अमन और शांति बनाए रखना है, लेकिन इसके साथ ही सामरिक और रणनीतिक तौर पर तैयारी भी जरूरी है। इसीलिए भारत रूस और चीन के साथ इस युद्धाभ्यास में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस और यूक्रेन के युद्ध के साथ साथ रूस में सैन्य प्रशिक्षण भी जारी है, जिसमें करीब 14 देशों ने हिस्सा लिया। दुनिया के तमाम देशों के कमांडर एक साथ मिलकर युद्ध जैसे हालात में रणनीति बनाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। युद्ध की रणनीति बनाने के लिए मॉडल्स और डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जंग में रणनीति के लिहाज से युद्धाभ्यास भारत के लिए बहुत खास है। 7 समुद्र तक रूस के ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में ये युद्धाभ्यास चलेगा, और इस अभ्यास में रूस समेत कुल 14 देशों के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। कोने कोने से देश इस युद्धाभ्यास में शामिल हैं, और विस्तार से इसके बारे में हम जानते हैं। दुश्मन देशों की रणनीति जानने और समझने के लिए भारत भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा है। इसके बाद भारत का दुश्मन चीन भी इस युद्धाभ्यास में शामिल है। अल्जीरिया भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के सैनिक भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बने हैं। बेलारूस के सैनिक भी इस अभ्यास में जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही कजाकिस्तान, किर्गिस्तान भी इस युद्धाभ्यास में अपने सैनिकों को भेज चुका है। लाओस की सेना भी रूसी सैनिकों समेत 14 देशों की सेना के साथ इस अभ्यास में जुटी हुई है। वैसे इन देशों के अलावा वोस्तुक 2022 युद्धाभ्यास में मंगोलिया देश का नाम भी शामिल है। मंगोलिया के साथ ही निकारागुआ देश भी इसमें हिस्सा ले रहा है। सीरिया के सैनिक भी रूसी हथियारों के साथ अभ्यास करने के लिए इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने वहां पहुंचे हैं, और इसके अलावा कजाकिस्तान के सैनिक भी शामिल हैं। वहीं रूसी धरती पर यह अभ्यास हो रहा है, तो ऐसे में रूसी सैनिक भी इस युद्धाभ्यास का अहम हिस्सा है। आज 5 सितंबर है, और आज ही के दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। पूरा देश आज के दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है, और ये मौका होता है उन शिक्षकों को सलाम करने का जिन्होंने खुद को शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। आज ऐसे ही कुछ शिक्षकों की कहानी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर, जहां पर एक शिक्षक गांव की दीवारों को ही किताबों में बदल रहे हैं, और इस गांव की हर दीवार एक किताब बन चुकी है। बच्चों को क ख ग घ और ABCD का पाठ पढ़ाती ये दरों दीवारें एक शिक्षक के जुनून की कहानी कहती हैं। My name is Kajal. I live in Dharampura. I am जुनून ऐसा कि गांव के मकानों की दीवारें ब्लैक बोर्ड बन गईं और किताबों के पन्नों का रूप ले लिया। शिक्षा देने के लिए किसी भी हद तक जाने के इस जुनून की कहानी MP के जबलपुर की है, जहां से 35 किलोमीटर दूर धरमपुरा गांव के एक प्राइमरी टीचर ने यहां की हर पक्की दीवार को किताब के पन्नों की शक्ल दे दी, वो भी ऐसे पन्ने जो कभी बंद नहीं किए जा सकते। अब आते जाते, हंसते गाते, खेलते कूदते यहाँ बच्चे पढ़ते रहते हैं, इन दीवारों से सीखते रहते हैं। टीचर दिनेश मिश्रा को कोरोना काल में जब स्कूल बंद हुए तो ये विचार आया। बच्चों को पढ़ाना तो था ही, सो गांव के मकानों की दीवारों को पढ़ाई की विषय वस्तु से पेंट कर दिया ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो। और आज मुझे खुशी है कि 55 वॉल पेंटिंग में 1 से 5 तक की कक्षा का मैंने कोर्स पूरा करने की कोशिश की है, और बच्चे उस कोरोना काल में खेलते कूदते हुए भी, कहीं आनार काम लिखा हुआ है, कहीं बिना मात्रा के शब्द हैं, कहीं मात्रा वाले शब्द हैं, कहीं ऋषि की मात्रा के शब्द हैं, कहीं देव की मात्रा वाले शब्द हैं, और कहीं अंग्रेजी में भी फैमिली के मेंबर के नाम हैं, कहीं पशु पक्षियों के नाम हैं, और कहीं आरोही क्रम अवरोही क्रम, सारी बातों का हमने समावेश करने की कोशिश की। और मुझे खुशी है कि मेरे बच्चे इस गांव के उसके माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
टीचर ने जब गांव के लोगों से इस काम के लिए मकानों की दीवारों को पेंट करने की अनुमति मांगी तो गांव वाले भी खुशी खुशी आगे आ गए। फिर क्या था, गांव की दीवारों पर करिश्मा शुरू हो गया। एक एक करके गांव की 55 दीवारों पर पाठ अंकित हो गए। दीवारों को किताबों में बदला देख गांव वाले भी खुश हैं। वैसे गुरु का ओहदा इतना बड़ा होता है कि गोविंद यानी कि भगवान से पहले उन्हें प्रणाम करने की हमारी परंपरा है। सामान्य तौर पर गुरु वो है जो शिक्षा देता है और इस लिहाज से एक इंसान के जीवन में बहुत सारे गुरु होते हैं, क्योंकि हम हर दिन कुछ न कुछ शिक्षा के रूप में ग्रहण करते हैं। बचपन में पहली गुरु माँ होती है जो बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है और पढ़ाई की शुरुआत भी माँ से ही होती है, यानी माँ ही कलम पकड़ना भी सिखाती है। पिता पहली बार भारी दुनिया की शिक्षा देते हैं, घर आंगन से बाहर की चीजों की पहचान कराते हैं और इसी तरह दादा दादी भी अपनी कहानियों के जरिए जीवन उपयोगी शिक्षा देते हैं। ऐसी शिक्षा जो हमें उम्र भर याद रहती है, उम्र भर काम भी आती है। और इसी तरह भाई बहन बहुत जरूरी पाठ सिखाते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग और भरोसा, ये तमाम शब्द हम उन्हीं से सीखते हैं। और इसी तरीके से घर परिवार और समाज के तमाम रिश्ते बच्चों को कुछ ना कुछ जरूर सिखा जाते हैं। और इसके बाद स्कूल जाने का सिलसिला शुरू होता है, जहां पर बच्चों को शिक्षक मिलते हैं, किताबों को पढ़ाने, उन्हें समझाने के साथ साथ टीचर अनुशासन भी सिखाते हैं। और ये टीचर ही हैं जो बच्चों के लिए ज्ञान का रोशनदान खोलते हैं ताकि विशाल दुनिया से बच्चों का परिचय हो सके। समय के साथ साथ शिक्षक बदलते रहते हैं, नर्सरी से लेकर 12th तक और फिर कॉलेज तक अलग अलग विषयों के अलग अलग टीचर्स होते हैं। सभी अपने ज्ञान और अनुभव की छाप बच्चों के मन मस्तिष्क पर छोड़ जाते हैं, यानी ज्ञान की अपनी खाती सौंपते रहते हैं। एक अच्छा दोस्त भी वैसे अच्छा टीचर ही होता है जो जिंदगी की उलझनों को दूर करने में हमारी मदद करता है और इस तरह हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। दोस्तों से हम हर दौर में साथ निभाना सीखते हैं। काम धंधे या फिर नौकरी की जगह पर भी हमारे सहयोगी होते हैं जो कि काम से जुड़े शिक्षा हमको देते हैं। हम उनसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी सीखते हैं। इसी तरीके से ऑफिस में आपका बॉस भी एक अच्छा टीचर है। आप बॉस से क्षमता पहचानने का हुनर सीखते हैं। कई दूसरे टिप्स भी आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित होते हैं। इसी तरीके से सीखने का सिलसिला उम्र भर चलता रहता है। उम्र भर कोई ना कोई शिक्षक के तौर पर जिंदगी में मिलता ही रहता है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।